बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ सुप्रीम कोर्ट से फार्म 47 से मुतल्लिक जो बड़ी ख़बर है, इस ख़बर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, फार्म 47 के थैले खुल गए, वोटों के बैग्स खुल गए। इस खबर पर आने से पहले मैं मुख्तसर सा पस मंज़र आपके सामने रखना चाहूँगा। नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन जो धांधली हुई, उसका बहुत सारा मवाद जो है, बहुत सारे हकायक जो हैं वो मंजर आम पे आ चुके हैं। अब 2018 के इस इलेक्शन के बाद सेनेट का इलेक्शन भी एक हुआ था, जिसमें जो सादिक संजरानी साहब थे चेयरमैन सेनेट, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी। और गिनती के एतबार से, नंबर के एतबार से, वो जो अदम एतमाद की तहरीक थी सादिक संजरानी के खिलाफ, पीडीएम के पास एक सिक्योर नंबर मौजूद था। हुकूमत के पास कोई 35-36 वोट थे और पीडीएम के इत्तेहाद के पास, जिसमें पीपल्स पार्टी, मौलाना, नून लीग, बाकी सारे लोग शामिल थे, इनके पास कोई 65 और 66 वोट इनके पास थे। जब ये अदम एतमाद की तहरीक सादिक संजरानी के खिलाफ पेश की गई तो जो लोग खड़े हुए उस अदम एतमाद की तहरीक में, जो कि आपने ख़ुद देखा होगा, ख़ुद विटनेस किया होगा, वो 65 से ज़्यादा लोग थे। 65 थे या 66 थे। लेकिन जब उस अदम एतमाद की तहरीक पर सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ वोटिंग करवाई गई तो वो वोट जो है वो कम हो के ग़ालिबन 49 या 50 निकले और वो अदम एतमाद की तहरीक सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट से हटाने की जो तहरीक थी वो मुस्तरद कर दी गई। उसके बाद नाज़रीन, आपको याद होगा, आपकी मेमोरी मुझसे ज़्यादा अच्छी है, कि मार्च 2021 में इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला किया कि जो सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, इसमें उनके जो कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हफीज़ शेख साहब होंगे। अब हफीज़ शेख साहब जब नॉमिनेट हो गए तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग और बाकी अपोजिशन की जमातों के साथ मिल गए यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद से सेनेट इलेक्शन में कैंडिडेट जो है वो बना दिया। इलेक्शन हुआ, हफीज़ शेख साहब हार गए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए। इस नाकामी के बाद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को ऐवान से, क्योंकि उस वक्त कहा गया कि इमरान खान साहब, आप ऐवान का एतमाद खो बैठे हैं, आपको एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला करना होगा। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब थे, उन्होंने इमरान खान साहब से कहा कि आप ऐवान से एतमाद का वोट लें। वो सारा कुछ प्री प्लान था। वो सारे फ़ैसले जो किए गए एतमाद का वोट लेने के, वो सारी एक प्लानिंग के साथ, एक मनसूबाबंदी के साथ सब कुछ किया गया। इमरान खान साहब ने ऐवान से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 176 पता नहीं 177 वोट बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को पड़े थे। उसके बाद नाज़रीन फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फार्म 47 की बात करती है, जब उस चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तब भी अपोजिशन के नंबर सादिक संजरानी से ज़्यादा थे। एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी थे, दूसरी तरफ सादिक संजरानी थे। हमारी आंखों के सामने जब उस रोज़ पोलिंग का आगाज़ होने जा रहा था, पोलिंग बूथ से कैमरे भी निकले थे। वो कैमरे किसने लगाए थे, क्यों लगाए थे, मकसद क्या था, उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी, तहकीकाती टीम बनी थी। आज तक वो इंक्वायरी, वो तहकीकात सामने नहीं आ सके कि वो किसने किया था। लेकिन बहरहाल इलेक्शन हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 49 वोट हासिल किए और सादिक संजरानी साहब ने 48 वोट हासिल किए। एक वोट से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफीसर थे सेनेट के इलेक्शन के, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर थे, वो एक शाह साहब थे, उनकी तरफ से गिलानी साहब के 7 वोट डिस्कार्ड कर दिए गए। आज आज़म सवाती साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और दावे उनकी अपनी हद तक हैं, क्योंकि जो सलमान कमरारे साहब हैं, उन्होंने तो इस सारे मामले से लाताल्लुक़ी का इज़हार कर दिया है कि जो कुछ कर रहे हैं वो आज़म सवाती साहब कर रहे हैं।
भाई आज़म सवाती साहब पर्सनल कैपेसिटी में कैसे कर सकते हैं? सलमान अकनारी साहब कहते हैं कि मेरी चूंकि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हुई, मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता, मैं तो ला इलम हूँ, अभी तक इबाहम मौजूद है, मेरी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात होगी तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का कहा है या बातचीत का नहीं कहा। राजा साहब कहते हैं कि असूलों की बुनियाद पर बातचीत होनी चाहिए। राजा साहब, आपकी बात तो नहीं हुई, आपकी बात तो आपकी मुलाकात तो इमरान खान साहब के साथ चले नहीं हुई, वो तो मुलाकात करके आया बैठा है ना आज़म सवाती, और वो अगर बानी तहरीक इंसाफ का नाम लेके कह रहा है तो उसमें झूठ वाली बात क्या हो सकती है? क्या उसने इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं की? अब ये जो आज़म सवाती साहब हैं, ये उस वक्त 2021 में नाज़रीन हमने अपनी आंखों से देखा कि ये बड़े मुतहरक थे उस वक्त सादिक संजरानी साहब को इलेक्शन जितवाने के लिए, सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए। अब वो 7 वोट जब मुस्तरद कर दिए गए, गिलानी साहब के 42 हो गए, संजरानी साहब के 48 हो गए, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वहाँ पे रूलिंग दे दी कि सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। इस धांधली के खिलाफ ये जो फार्म 47 हुकूमत ने उस वक्त बनाया गिलानी को हराने के लिए और संजरानी को जितवाने के लिए, इसको चैलेंज किया, क्योंकि फार्म 45 में तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए थे। 7 वोट मुस्तरद करना ये फार्म 47 था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। गिलानी साहब ने इस फैसले को चैलेंज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अत्तर मिनल्ला साहब थे, वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्या फ़ैसला उन्होंने किया? अत्तर मिनल्ला साहब ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अत्तर मिनल्ला साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कहा कि आपका दावा यह है कि आपके सेनेट के अवान में अक्सरियत है, तो फिर आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं? आप वहाँ पे जाके दोबारा सादिक सनानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दें, उनको उनके ओहदे से हटा दें अगर आपके पास नंबर गेम पूरी है। आज मखसूस नशिस्तों के केस में अत्तर मिनल्ला साहब के रिमार्क्स क्या थे? आज अत्तर मिनल्ला साहब सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस में बैठ के नैब के केसेस में, इमरान खान साहब की बेल के केसेस में, पाकिस्तान के इलेक्टोरल जो हिस्ट्री है उस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान में कब कब कैसे इंतखाबात हुए। जब उनके पास केस गया था यूसुफ रज़ा गिलानी का, अत्तर मिनल्ला साहब ने वहाँ पे क्या किया था? उसको तो पार्लियामेंट रेफर किया था कि आप जाके अदम एतमाद की तहरीक वहाँ पे ले आएँ सादिक संजरानी के खिलाफ। फिर मखसूस नशिस्तों में क्या हुआ था? वहाँ पर भी यही रूलिंग दे देते, वहाँ पर भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कहते कि जाएँ पार्लियामेंट से जाके रजू करें, अगर आपकी मखसूस नशिस्तें हैं तो पार्लियामेंट से आपको मिल जाएंगी। इनको तो वहाँ पर रेफ़र नहीं किया था। लेकिन बहरहाल अब नाज़रीन हुआ ये है कि हाई कोर्ट से ये जो दरख्वास्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मुस्तरद हुई थी, इसे सालों के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। 5 रुकनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में, जो कि 14 अप्रैल को इस अहम केस की समाअत करने जा रहा है। अब नाजरीन, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो फैसला करना चाहिए, क्योंकि सादिक सनानी साहब अपना टेन्योर 3 साल का पूरा करके जा चुके हैं और 2024 में गिलानी साहब दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन ये कह के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चाहिए कि ये कह के इस केस को गैर मौसर करार न दे दे कि चूँकि वो दौर ही ख़त्म हो चुका है, वो टेन्योर ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा गैर मौसर होने की बिना पे इस अपील को, गिलानी साहब की अपील को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा के ख़िलाफ़ जो एक डिक्लेरेशन, एक ऑब्जर्वेशन एक लार्जर बेंच ने दी थी कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ उन केसेस को जो इमरान खान के हैं नहीं सुनना चाहिए, और उसमें मंदू खेल साहब ने कहा कि नहीं, इस केस में फ़ैसला होना चाहिए, इसमें ये पैरामीटर सेट होने चाहिए कि क्या किसी जज को जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए मुकदमा सुनने से रोका जा सकता है। तो यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को चाहिए कि पैरामीटर सेट करे कि अगर आइंदा सेनेट के इलेक्शन में, सेनेट के चेयरमैन के इंतखाब में इस किस्म की धांधली होती है तो उसका वे आउट क्या होना चाहिए, उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये जो सेनेट के इलेक्शन में फार्म 45 वाला, फार्म 47 वाला जो रफड़ पड़ा, जो धांधली वहाँ पे इमरान खान साहब के दौर में की गई, इस धांधली के हवाले से कोई ना कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। और वैसे मैं आज के व्लॉग में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से ये भी दरख्वास्त करूँगा कि लोग अब थक चुके हैं, लोग अब उकता चुके हैं, मिलिट्री कोर्ट केस का फ़ैसला कर दें। अब ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल नहीं कर रहे, लेकिन आपने उनको कन्फाइन करने का ऑर्डर कर दें। वो कैसे हो सकता है कि इतने दिन ले लें? और मिलिट्री केस का जो केस है मिलिट्री अदालत का, सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से कैसे हो सकता है कि आप जब वकील को कन्फाइन कर देंगे तो केस कंक्लूड ना हो? लोग अब इस केस के हवाले से बातें कर रहे हैं कि ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई है, क्यों आगे इसको बढ़ाया जा रहा है?
ये भी मेरे ख्याल से मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, बल्कि दोनों केसेस में अदालत को डिक्लेरेशन जारी करने चाहिए। सर्विलेंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल में वो तो फैसला देना ही देना है, लेकिन जो गिलानी साहब वाला मुकदमा है गैर मौसर करार देके इसको खारिज नहीं करना चाहिए। दूसरी खबर पे आ जाते हैं नाज़रीन। 14 अप्रैल को वो जजेस के ट्रांसफ़र वाला केस भी समाअत के लिए लगा हुआ है जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब के बेंच में। अब उसमें हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो सरफराज डोगर साहब को अपना चीफ जस्टिस नहीं मानते। चीफ जस्टिस मानना तो दूर की बात है, चीफ जस्टिस मानना तो दरकिनार, वो तो उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज नहीं मानते। अब 5 जजेस का कहना है कि इनको आने के बाद यहाँ पे हाई कोर्ट में हल्फ उठाना चाहिए था। इनकी ये नई तैनाती है, नए सिरे से इनकी सीनियरिटी जो है वो डिटरमिन होनी चाहिए थी। अब इसमें जो मेरी राय है कि अगर कानून और कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है तो क्या वो जज जो कि किसी हाई कोर्ट में ऑलरेडी बैठा है और वहाँ पर एक सीनियर पोजीशन पर भी बैठा है और उसको नज़र आ रहा है कि वो 2030 में या 2031 में या 29 में उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाएगा, उसको फिर क्या पड़ी है? क्या वो दिमाग से फारिग है? माजरत के साथ मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा कि वो ट्रांसफ़र के ऊपर किसी और हाई कोर्ट में चला जाए और वहाँ पे जूनियर जज बन के बैठ जाए, जब उसकी पेरेंट जो इनिशियल हाई कोर्ट है वहाँ पे उसका पूरा सीनियरिटी में अच्छा खासा नंबर भी है, वो सीनियर भी हैं, उनके चीफ जस्टिस बनने का इम्कान भी है। तो वो ऐसा कोई जज जिसको सब कुछ नज़र आ रहा हो कि मैंने चीफ जस्टिस भी बनना है, मैं सीनियर जज भी एक हाई कोर्ट का बन चुका हूँ, किसी और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र पे जाके मैं क्यों जूनियर जज लग जाऊँ? मैं क्यों सबसे जूनियर तरीन जज बना के मुझे सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे लिखा जाए, क्यों आएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस केस की समाअत भी करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 14 अप्रैल से इस केस की समाअत होने जा रही है। क्या रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत होगी? क्योंकि 18 अप्रैल को, अगर 18 अप्रैल से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस केस का फैसला नहीं करता, ये केस कंक्लूड नहीं होता, तो मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट में, और फोकस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है कि सरफराज डोगर साहब मुस्तकिल होंगे या कायम मकामी रहेंगे। तो नज़रें जो टिकी हुई हैं, नज़रें जो अटी हुई हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती पर टिकी हुई हैं। तो 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन ने ये इजलास भी बुला लिया है कि मुस्तकिल चीफ जस्टिस का फैसला हमने करना है। तो देखते हैं कि 14 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है और फिर 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन के इजलास में क्या होता है। अगर नाजरीन जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला हो जाता है कि सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और मुस्तकिल चीफ जस्टिस होंगे, तो वो जिन जजेस का प्रिंसिपल स्टांस है इस मौक़िफ़ के ऊपर, क्या वो अपने ओहदों से रिज़ाइन करेंगे? उनका ये कहना कि ये जूनियर जज हैं, जूनियर जज के इनको लगना चाहिए, तो ये सीनियर नहीं बन सकते, सीनियर प्यूनी नहीं हो सकते, चीफ जस्टिस नहीं हो सकते, तो क्या वो जो असूल लेके जजेस ने स्टैंड लिया है, क्या वो अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे या फिर अपने मुस्तकबिल के हवाले से कोई बड़ा फैसला कि हम मुस्तफ़ी होते हैं, हम कंटिन्यू करेंगे, हमारे हक़ के ऊपर डाका मारा गया, क्या वो रिज़ाइन करेंगे? तो ये भी देखना पड़ेगा। और देखना ये भी होगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जुडिशल कमीशन के 18 अप्रैल के इजलास को कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से फ़ैसला करने से रोक तो नहीं देता, और अगर नहीं रोकता तो क्या कमीशन इटसेल्फ खुद ये फ़ैसला तो नहीं ले लेगा कि 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्तकिल लगा देते हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना हो जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस का फ़ैसला नहीं करते। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लोजिंग की तरफ तो जा रही हैं, लेकिन फ़ैसला क्या होगा इसके लिए हमें 14 और 18 अप्रैल तक का इंतज़ार करना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, आज ATC अदालत रावलपिंडी में 9 मई से मुतल्लिक 3 केसेस में फ़र्द जुर्म लगाने का अदालत ने फ़ैसला किया है। 19 अप्रैल की अदालत ने तारीख दे दी है। थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना हज़रों में जो मुकदमा दर्ज किए गए थे, इन 3 केसेस में मुल्ज़मान में चलान की नकूल तकसीम कर दी गई हैं और फ़र्द जुर्म लगाने की 19 अप्रैल की तारीख दे दी गई है। बाकी जो 9 मई के केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब भी एक्यूज़ हैं, उन 10 केसेस में अदालत ने चलान दाखिल ना करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया है कि चलान दाखिल क्यों नहीं किया गया, चलान दाखिल किया जाए। बाकी भी केसेस में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी है कि 4 माह के अंदर इन केसेस को कंक्लूड करना है। अब राजा बिशारत साहब कहते हैं कि 4 माह के अंदर तो ये केस कंक्लूड नहीं हो सकते, लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, तो फिर आप क्यों कहते थे कि रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस नहीं चलते,
हमें अदालतों के धक्के खाने पड़ते हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अब अगर 4 माह के अंदर फैसला होने जा रहा है तो फिर इस पर एतराज़ किस बात का है। एक और चीज़ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही थी तो 190 मिलियन पाउंड केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकला की तरफ से अर्ली हेयरिंग की एक दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जानिब से, और ये दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर साहब उनकी तरफ से दायर की गई है। अब देखते हैं कि ये दरख्वास्त कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है। जल्द हेयरिंग की एप्लीकेशन तो आ गई और उसमें देखना ये भी होगा कि अगर फिक्स भी हो जाए तो क्या सलमान सफदर साहब जो पहले ये दरख्वास्तें समाअत के लिए लगी थी तब तक वो वक्त के ऊपर अदालत नहीं पहुंच सके थे, तो क्या अगर ये दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई तो क्या सलमान सफदर साहब वक्त पर कमरा अदालत में मौजूद होंगे? तो देख लेते हैं। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। अब सप्लीमेंट्री में ये केस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।